दोस्तों स्वागत है आपका YouTube के हाइप क्लासेस में। मैं हूं शिवाजी झा। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन पर। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत में डेनिश और फ्रांसीसियों का आगमन किस तरह से हुआ और व्यापारिक दृष्टिकोण से उसने किस तरह से क्षेत्र का विस्तार किया, अपने व्यापार का विस्तार किया। मैंने आपको बताया था अंतिम वीडियो में कि भारत में अब दो ऐसी शक्तियां रह गई थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और एक सबसे लास्ट में आए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि भारत में अपने अस्तित्व के लिए, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्षरत हो गई। दोस्तों आपको पता होगा कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था डुप्ले, जो भारत आया था, उसका जो सोच था वह एक साम्राज्यवादी सोच था, एक विस्तारवादी सोच था। और ऐसे भी मैंने आपको कहा है कि केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक ऐसी कंपनी थी जो शुद्ध रूप से व्यापारिक कंपनी थी और केवल व्यापार के विस्तार का काम कर रही थी। अन्य जितनी भी कंपनियां भारत आई सब ने इधर उधर का काम किया और उसमें से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे आगे था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक मूलभूत अंतर था। वह अंतर यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वह एक निजी कंपनी था, प्राइवेट कंपनी था, जबकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह फ्रांस सरकार के पूर्णतः अधीन एक कंपनी थी। तो जो कंपनी पूर्णतः सरकार के अधीन होती है उसका जो दृष्टिकोण होता है वह ज्यादा से ज्यादा साम्राज्य का विस्तार करना होता है। और यही दृष्टिकोण फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को बर्बाद करने के लिए काफी था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चूंकि पूर्णतः निजी कंपनी थी, इसलिए उसका जो मुख्य लक्ष्य था वह था व्यापार का विस्तार करना, व्यापार से अधिक लाभ अर्जित करना। और ऐसे भी आपको पता है कि अगर कोई निजी कंपनी में काम करता हो और कोई सरकारी संस्थान में काम करता हो तो दोनों के काम करने का शैली, दोनों के काम करने की क्षमता और दोनों के काम करने का उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं। सरकारी संस्थान में काम करने वाले लोग थोड़े कम काम करना चाहते हैं, ज़्यादा आराम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका लाभ जो है वह सीमित है। जबकि जो प्राइवेट संस्थान में काम करते हैं वो जानते हैं कि वो जितना मेहनत करेंगे उतना उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। और यही अंतर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में था। अब आज हम यह देखेंगे कि जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में स्थान मिल गया और एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी एक अच्छी खासी व्यवस्था स्थापित कर ली व्यापारिक दृष्टिकोण से, तब दोनों में इस बात को लेकर संघर्ष प्रारंभ हुआ कि आखिर कौन एक कंपनी भारत में रहेगी और भारत के साथ व्यापार करेगी। और इस संघर्ष में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो यहाँ के स्थानीय शासक थे, जो भारतीय राज्य थे, उसको शामिल किया और शामिल करते हुए उसमें क्षेत्र विस्तार की जो नीति अपनाई, जो साम्राज्यवादी नीति अपनाई, उसका परिणाम था कि भारत में एक युद्ध छिड़ गया और जिस युद्ध को हम कहते हैं कर्नाटक युद्ध। अब भारत में दो महत्वपूर्ण शक्तियां आपस में इस बात के लिए टकरार कर रही थी कि आखिर कौन सी एक कंपनी भारत के साथ एकाधिकार स्थापित करेगी इस व्यापार में। और इसी संघर्ष का नाम था कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध इसलिए कि दोनों ही कंपनियों का जो महत्वपूर्ण स्थान था, जो मुख्यालय था, एक मद्रास जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था और एक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पांडिचेरी, यानी कि मद्रास और पांडिचेरी जो दो अलग अलग व्यापारिक कंपनियों का महत्वपूर्ण स्थल था, मुख्यालय था, वह कर्नाटक के ही क्षेत्र में था। और इस दोनों स्थल के जो अधिकारी थे उसने आपस में इस युद्ध को लड़ा, इसलिए इसे कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। कर्नाटक का युद्ध इसलिए भी कहते हैं क्योंकि फ्रांसीसियों ने धीरे धीरे इस क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार के लिए कर्नाटक के जो नवाब थे उसको भी शामिल कर दिया। और बाद में आप देखेंगे कि हैदराबाद के नवाब भी इस युद्ध में शामिल हो गए थे। और कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। इसका जो पृष्ठभूमि है केवल भारत में नहीं बल्कि मुख्य जो इसका कारण रहा है वह तो रहा है यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच होने वाले ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की लड़ाई, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए बारी बारी से हम समझते हैं कर्नाटक के 3 युद्धों को और देखते हैं कि क्या कुछ हुआ, क्या कारण था, क्या परिणाम हुआ और अंततः जो परिणाम निकला वह किसके पक्ष में निकला। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं
प्रथम कर्नाटक युद्ध का। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में जो पहला महत्वपूर्ण फैक्ट है जो पूछा जाता है वह है कि यह युद्ध कब से कब तक हुआ। तो आप देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है ब्रैकेट में 1746 ईस्वी से लेकर 1748 ईस्वी के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध के पीछे क्या कारण था वह भी मैंने स्पष्ट किया है। पृष्ठभूमि में दोनों शक्तियों के मध्य लड़ा गया ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध को थोड़ा सा आप समझिए। यूरोप में लगातार युद्ध जारी था। युद्ध जारी का मतलब यह था कि दो साम्राज्यवादी शक्तियां, एक फ्रांस और एक ब्रिटेन, लगातार अपने क्षेत्र विस्तार के लिए अलग अलग देशों पर हमला कर रहा था और उस देश पर कब्जा करके अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का विस्तार कर रहा था। यानी कि दोनों शक्तियां साम्राज्यवादी नीति के तहत अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा था और इसी कारण से, इसी साम्राज्यवादी दृष्टिकोण की वजह से और अलग अलग देशों पर हमला करने की वजह से, देश पर कब्जा करने के कारण दोनों देश आपस में टकराते थे। यह जो दौर है 1744 से लेकर 1763 ईस्वी तक का जो दौर है वह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को कौन तय करेगा, कौन सा देश तय करेगा, इस बात को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन की लड़ाई थी। ये दोनों ऑस्ट्रिया में अपना अपना उत्तराधिकारी तय कर रहे थे। जो घटना आप बाद में भारत में भी देखेंगे, कर्नाटक और हैदराबाद में, कि यहाँ के उत्तराधिकारी को ये लोग तय कर रहे हैं। तो ये हस्तक्षेप वहां भी था, यूरोप में भी था। अभी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर ये दोनों आपस में लड़ रहे थे कि मेरा आदमी वहां गद्दी पर बैठेगा, तो ये कह रहे थे मेरा आदमी गद्दी पर बैठेगा। और यहां से पृष्ठभूमि तैयार होता है कर्नाटक युद्ध का। चूंकि यही दोनों शक्तियां भारत में भी थी, तो वहां अगर युद्ध होगा यूरोप में तो उसका प्रभाव जो है वह भारत पर भी होगा, और यही हुआ। आगे देखिए, 1742 ईस्वी में पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले बनकर भारत आता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि कर्नाटक में दो महत्वपूर्ण स्थल, एक मद्रास जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था, और एक पांडिचेरी जो कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था। 1742 ईस्वी में पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आता है डुप्ले। डुप्ले के बारे में मैं बहुत विस्तार से आपको तीनों कर्नाटक युद्ध के बाद चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि डुप्ले एक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का व्यक्ति था और डुप्ले जो है एक मजा हुआ कूटनीतिज्ञ था। इसे फ्रांस की सरकार ने इसलिए भेजा ही था कि यह जाकर भारत में अपने क्षेत्र का विस्तार कर सके, सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि राजनीतिक हस्तक्षेप करके यहाँ के बड़े से बड़े राज्यों को पराजित करके भूमि क्षेत्र का भी विस्तार करे। इस दृष्टिकोण के साथ ही डुप्ले भारत आया था और आने के साथ ही इसने अपने कार्य को प्रारंभ कर दिया। हालांकि इसे बहुत सफलता नहीं मिली, उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि 1742 ईस्वी में पांडिचेरी का गवर्नर बनकर, फ्रांसीसी गवर्नर बनकर डुप्ले भारत आता है। अब देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या रहा? यह सवाल पूछा भी गया है बीपीएससी में और यह सवाल बार बार पूछा जाता है। कारण तो मैंने आपको पृष्ठभूमि में दर्शा दिया है, लेकिन सवाल पूछा जाता है तत्कालीन कारण क्या था, तत्कालिक कारण क्या था जिसके कारण यह युद्ध शुरू हो गया। तो तत्कालिक कारण को आप देखिए और समझिए। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट, इसका नाम याद रखेंगे, द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लेना। अब देखिए, अंग्रेज कैप्टन बर्नेट ने क्या किया, तो फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया, कुछ फ्रांसीसी जहाज को डिस्टर्ब किया, रोका और उस पर कब्जा कर लिया। और फ्रांसीसियों का आपको पता होगा कि नौसेना के मामले में सबसे मजबूत अगर यूरोप में किसी की सेना थी, या यूं कहे कि तत्कालीन विश्व में सबसे शक्तिशाली नौसेना अगर किसी की थी तो वह था फ्रांस। और फ्रांसीसी जहाज को अंग्रेज कैप्टन बर्नेट ने कब्जा कर लिया और यही तत्कालिक कारण था जिसके वजह से फ्रांस और ब्रिटेन के बीच भारत में भी विवाद शुरू हो गया। जबकि इसके पृष्ठभूमि को आप देखें तो यह लड़ाई लगातार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के कारण यूरोप में जारी था। डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर ला बुर्दने, इसका नाम याद रखेंगे, ये मॉरिशस में फ्रांसीसी गवर्नर था, ला बुर्दने की सहायता से मद्रास को घेर लिया। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मद्रास के बारे में मैंने आपको समझाया कि मद्रास जो है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक महत्वपूर्ण स्थल था दक्षिण भारत में। तो डुप्ले ने क्या किया, मॉरिशस में जो फ्रांसीसी गवर्नर था ला बुर्दने, उसको बुलाया और उसकी सहायता से मद्रास पर घेरा डाल दिया। और यहाँ पर जो अंग्रेजी गवर्नर था उसका नाम था मोर्स, यहाँ मैंने नाम लिख दिया है, गवर्नर मोर्स। मोर्स ने 21 सितंबर 1746 ईस्वी को आत्मसमर्पण कर दिया। यानी कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का यह प्रथम विजय था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे, मद्रास पर कब्जा कर लेना। कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन युद्ध नहीं चाहता था। मैंने पहले ही कहा है आपको कि पांडिचेरी
और मद्रास, ये दोनों ही क्षेत्र कहाँ है? ये दोनों ही क्षेत्र कर्नाटक में है। और कर्नाटक का जो नवाब था उस समय अनवरुद्दीन, वह नहीं चाहता था कि कर्नाटक में किसी तरह का डिस्टर्बेंसेस आए, वह नहीं चाहता था कर्नाटक में कोई युद्ध हो, और इसलिए ये दोनों से बात कर रहा था, दोनों कंपनियों से बात कर रहा था कि आप आपस में ना लड़े, क्योंकि यदि दोनों व्यापारिक कंपनी लड़ेंगे तो अंततः नुकसान कर्नाटक का ही होना है। तो कर्नाटक के जो नवाब थे वो शांतिवादी थे, वो चाहते नहीं थे कि यहाँ कोई युद्ध हो। डुप्ले के मना करने पर भी ला बुर्दने ने 4 लाख पौंड रिश्वत लेकर मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया। अब देखिए, ला बुर्दने की सहायता से ही डुप्ले ने मद्रास पर कब्जा किया था। मद्रास बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था, किसके लिए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। लेकिन ला बुर्दने ने क्या किया? अंग्रेजों को यह क्षेत्र वापस कर दिया, यानी कि मद्रास वापस कर दिया, सिर्फ 4 लाख पौंड रिश्वत लेकर। डुप्ले ने इसका विरोध किया और डुप्ले ने पुनः अपनी सैन्य क्षमता दिखाते हुए डुप्ले ने पुनः मद्रास पर कब्जा कर लिया। और जब अनवरुद्दीन ने इस बात का विरोध किया कि आप क्यों इस तरह से कर रहे हैं, तो उसने कहा कि यह क्षेत्र मद्रास जीतकर मैं आपको ही दूंगा, यानी कि अनवरुद्दीन को ही दूंगा। और यह कहकर अनवरुद्दीन को वह शांत कर दिया। लेकिन होता क्या है, डुप्ले एक मजा हुआ कूटनीतिज्ञ है। मैंने पहले ही कहा था आपको, डुप्ले ने यह सिर्फ झूठा आश्वासन अनवरुद्दीन को दिया था कि वह मद्रास उसे दे देगा, और बाद में उसने इस वादा को नहीं निभाया। डुप्ले ने जीता हुआ मद्रास अनवरुद्दीन को नहीं दिया, और इसका परिणाम यह हुआ कि नवाब के पुत्र यानी कि अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खान ने डुप्ले पर हमला कर दिया। क्योंकि डुप्ले झूठ बोला था, इस झूठे वादे को लेकर गुस्सा में अनवरुद्दीन ने अपने पुत्र, जिसका नाम महफूज खान था, उसके नेतृत्व में एक सेना भेजा और डुप्ले पर वह हमला कर दिया। और इसमें जो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा था पैराडाइज, वह, और अब एक तरफ था अनवरुद्दीन का पुत्र महफूज का एक सेना के साथ, और दूसरी तरफ था डुप्ले का सेना जिसका नेतृत्व कर रहा था पैराडाइज। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि इसमें फ्रांसीसी विजयी रहे। और यह युद्ध कहाँ हुआ, यह बार बार पूछा जाता है। तो यह युद्ध हुआ था अडियार के समीप, सेंट टोमे का युद्ध। सेंट टोमे स्थल का नाम है, जगह का नाम है। इस युद्ध को लड़ा गया था अडियार के समीप सेंट टोमे में, इसलिए इस युद्ध को कहा जाता है सेंट टोमे का युद्ध। कई बार पूछा गया यह सवाल है, आपसे पूछा जाएगा कि सेंट टोमे का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध का हिस्सा है, तो आप याद रखेंगे कि यह प्रथम कर्नाटक युद्ध का हिस्सा है। दूसरा सवाल यह होगा कि सेंट टोमे का युद्ध जो लड़ा गया वह किसके किसके बीच लड़ा गया, तो अनवरुद्दीन की सेना जिसका सेनापति था महफूज खां उसका बेटा, और दूसरी तरफ डुप्ले की सेना यानी कि फ्रांसीसी सेना जिसका नेतृत्व कर रहे थे पैराडाइज, दोनों के बीच सेंट टोमे का लड़ाई लड़ा गया। और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, तो आपको याद रखना है कि इसमें फ्रांसीसी सेना जीत गई। और फ्रांसीसी सेना की जीत ने यह तय कर दिया कि भारत की जो शक्ति है, भारत का जो शासक है, भारत का जो नवाब है, कर्नाटक का जो नवाब है, वह शक्तिहीन है, उसे कोई भी पराजित कर सकता है। और दूसरा कि यह भी सिद्ध कर दिया कि यूरोप से आई हुई कंपनी कमजोर नहीं है, वह भारत के नवाब को पराजित कर सकता है और देश पर शासन करने की भी क्षमता रखता है। अब आगे देखिए, डुप्ले ने अंग्रेजी क्षेत्र फोर्ट सेंट डेविड, ये बहुत महत्वपूर्ण फोर्ट का जिक्र मैंने पिछले वीडियो में भी किया है आपसे कि किलाबंद क्षेत्र फोर्ट होता है। फोर्ट सेंट डेविड यह ब्रिटिश फोर्ट था, ब्रिटिश किला था। डुप्ले ने इस अंग्रेजी क्षेत्र को जीतने का असफल प्रयास किया। प्रयास तो किया लेकिन सफलता नहीं मिली। 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। ये ध्यान रखिएगा आप कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का जो युद्ध है वह तो चला 1763 ईस्वी तक, लेकिन बीच में 1748 ईस्वी के आसपास एक विराम आया। और वह विराम क्यों आया, तो एक संधि हुई फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। उस संधि को कहा जाता है ऑक्सला सेपल की संधि। ऑक्सला सेपल की संधि जो कि 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के युद्ध को समाप्त करने के लिए एक पॉज था, एक विराम था। तो यह संधि जो हुआ यह ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ। और इसी संधि के तहत भारत में भी जो ब्रिटिश और फ्रांसीसी लड़ रहे थे उस युद्ध को भी विराम मिल गया, यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध यहीं पर समाप्त हो गया। और वह वर्ष था 1748 ईस्वी का। अब देखिए इस संधि का परिणाम क्या हुआ। इस संधि में मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया। मैंने पहले ही जिक्र किया है कि मद्रास को डुप्ले ने दोबारा, जो ला बुर्दने ने वापस कर दिया था अंग्रेजों को, दोबारा डुप्ले ने उस पर आक्रमण कर मद्रास को अपने कब्जे में ले लिया था। तो ऑक्सला सेपल की संधि के बाद परिणाम यह आया
कि इस संधि में मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया और उसके बदले में क्या मिला। उसके बदले में फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग पुनः वापस किया गया। इस लुइसबर्ग जो कि पहले से ही फ्रांसीसी क्षेत्र था, इस पर ब्रिटिश ने कब्जा कर रखा था, तो दोनों ने एक दूसरे का क्षेत्र वापस किया। भारत में फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस किया, तो उत्तरी अमेरिका में अंग्रेजों ने लुइसबर्ग पुनः फ्रांसीसियों को सौंपा और इसके साथ ही ऑक्सला सेपल की संधि के साथ ही प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया।